हाय। आज मैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जिस वस्तु का उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं उसे संपदा या रिसोर्सेज कहते हैं। जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, पौधे आदि। हमारे पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही कह चुकी हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल की तरह ढके रहती है। वायु में कई गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की मिश्रित होती है। वायु में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में वायु में होती है। इन सब के अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन जैसे उत्कृष्ट गैसें अल्प मात्रा में होती है। अब हम बात करते हैं जल की। हमारे पृथ्वी की सतह पर 75% जल है। यह सारे लिविंग थिंग्स का घर है और पृथ्वी के जीवन के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं स्थल की। पृथ्वी के ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहते हैं, जहाँ कई तरह के मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन है, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि इसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर विद्यमान है। अब हम बात करते हैं जीवमंडल। पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ पर वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल एक साथ मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल के घटक दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक। जैविक घटक उसे कहते हैं जहाँ सजीव मिलकर जीवमंडल के जैविक घटक का निर्माण करते हैं, जैसे पादप, जंतु, बैक्टीरिया, कवक आदि। अजैविक घटक उसे कहते हैं जहाँ जीवमंडल में उपस्थित निर्जीव घटक के अजैविक घटक कहते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी। ये सारे अजैविक घटक हैं। मैं वायु के बारे में पहले ही कह चुकी हूँ कि धरती पर वायु की उपस्थिति की वजह से जीवन संभव है, स्पेशली ऑक्सीजन की उपस्थिति। यूकारियोटिक सेल और कुछ प्रोकारियोटिक सेल्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दहन की प्रक्रिया से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलेट कैसे होती है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर उपस्थित पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा यूटिलाइज होती है। पौधे ऑक्सीजन रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पानी में घुली कार्बोनेट के यूज से समुद्री जीव अपना सेल बनाती है। वायुमंडल को मेंटेन करने में भी मदद करती है। पृथ्वी की वायुमंडल के बदलाव से विंड, स्टॉर्म, ब्रीज और रेन होती है। यहाँ हम भूमिका वायुमंडल की थोड़ा बात कर लेते हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायुमंडल के दिन के और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। यह दिन के समय तापमान के अचानक वृद्धि को रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, जिससे रात अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती। रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्री की ओर होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्री ठंडे होने लगते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवन का निर्माण करती है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य के किरणों के द्वारा गर्म होता है और जल वाष्पित होता रहता है, वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाती है, जहां यह फैलती और ठंडी होती है। ठंडी होकर जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। जब बूंदें आकार में बढ़ जाती है तो नीचे गिरने लगती है। इसे वर्षा कहते हैं। वायु में कई तरह के हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। वायु का प्रदूषण इंडस्ट्री, माइनिंग, इंडोर एक्टिविटीज़ और सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर से होती है। एयर पोल्यूशन में क्या इफ़ेक्ट होती है, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। एयर पोल्यूशन से एसिड रेन होती है। इससे जीव जंतु, पेड़ पौधे, क्रॉप्स में इफेक्ट पड़ती है। हार्मफुल डिसीज़ और एलर्जी होती है। विजिबिलिटी को कम करता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है और साथ में ओजोन परत को हानि होती है।
जो हमारा रक्षा कवच है। ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में वाटर और सॉइल के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।